हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ईटी क्लासेस पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें कला संकाय के लिए जो आपका एक सब्जेक्ट है भारत का इतिहास, उस विषय को आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सिलेबस पर भी चर्चा करूंगा। इसके अलावा उसके एक भाग को आज हम कंप्लीट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में हर वर्ष जो भी एग्जाम होता है, हर बार जब भी एग्जाम होता है व्यापम के द्वारा या पीएससी के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा कला संकाय के लिए एलिजिबल हैं, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के एलिजिबल हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस बार जो भर्ती परीक्षा होने वाली कला संकाय के लिए, उसमें जो आपका सिलेबस है भारत का इतिहास, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेबस पर चर्चा मैंने एक दूसरे वीडियो में किया हुआ है जो कि हमारे यूट्यूब में उपलब्ध है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा उसमें मिलेगी, ठीक है। तो भारत के इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास को शामिल करके कुल 18 अंक का इसका वेटेज है। 18 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। सिलेबस देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको एक नौकरी मिल सकती है, आप बेरोजगार से रोजगार हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप ये मत सोचिए कि भारतीय इतिहास मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मैं कैसे पढ़ूं। अब ये ध्यान रखिए कि सिलेबस है, इस सिलेबस को पढ़ना है और इस सिलेबस को पढ़ने के बाद मुझे नौकरी मिल सकती है, ठीक है। आप ये सोच के चलिए, एग्जाम का डेट आ चुका है, सिलेबस आपके सामने रखा जा चुका है हमारे द्वारा ईटी क्लासेस के द्वारा, और आपको अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ठीक है। तो भारत के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी के बारे में। थोड़ा समय पहले कुछ तथ्यों पर चर्चा कर लेता हूं जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के इतिहास पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा पहले देख जानना पड़ेगा कि हम ये जो कहते हैं ना ईसा पूर्व, ईस्वी कहते हैं, इसमें हमको कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे बना, कैसे लिया गया है इसको, ठीक है। इतिहास अगर पढ़ेंगे तो हमको जो घटना हो चुकी है उसके बारे में पढ़ना है, जो पहले घटना घट चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर ध्यान रखिएगा, जो उनके बाद की घटनाएं, ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद की घटनाएं को हम क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। जैसे ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद अगर हम तो हम क्या बोलेंगे उसको 100 ईस्वी। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, एडी, एनो डोमिनो। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, आज जैसे लिखा हुआ रहता है ना 2026 ईस्वी, या कहीं पर आप देते होंगे 2026 एडी, इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 2026 साल बाद हम आज बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। वैसे ही ईसा मसीह जी के जन्म के पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ध्यान रखें, 100 ईसा पूर्व तो ईसा मसीह जी के जन्म के 100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पहले और जाएंगे तो 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, ऐसा बढ़ता जाएगा, माइनस में बढ़ता जाएगा ना, -100, -200, -300, इस प्रकार से। तो भारत के अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास 3000 ईसा पूर्व से मिलने की शुरुआत होती है। ध्यान रखेगा, इतिहासकारों ने जो खोज की है उनके अनुसार भारत का इतिहास 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से हमको मिलना स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिए कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। और सबसे पहली जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। एक सभ्यता जहां पर मानव बस्तियां बसी हुई थी, लोग घरों में निवास करते थे, वो व्यवहार करते थे, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। और एक उनकी जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो क्या था, शहरी था। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की। और इतनी बड़ी सभ्यता जो 1500 सालों तक रही, 1500 सालों तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आजाद हुए हमको मात्र 75 साल हुए हैं। अगर आजादी की बात करूं तो हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना इतिहास है। क्या क्लियर है। तो 3000 ईसा पूर्व एक सभ्यता थी जो जिसका नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बारे में बताऊंगा, उसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों हुआ, ठीक है। वो सभ्यता लगभग 1500 वर्षों तक वहां पे रही और अचानक से गायब हो गई। आज तक इतिहासकार ये बता नहीं पाए कि सभ्यता कैसे गायब हो गई। उस सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे वो लिखना भी जानते थे, है ना, वो लिखना जानते थे। और उन्हें वो, लेकिन वो क्या लिखे कर गए हैं आज तक हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। मैं दिखाऊं किस प्रकार से उनका स्क्रिप्ट था, जो लिपि थी। तो कुछ जानकारियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 10 वर्ष की अवधि को हम क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। गोल्डन जुबली मतलब 50 वर्ष, और शताब्दी सदी कहा गया मतलब 100 वर्ष की अवधि को हम बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा शक संवत जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार पड़ते हैं ना, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ी जो माह पड़ते हैं वो इसी शक संवत पर आधारित, ध्यान रखिएगा, जिसकी शुरुआत राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार क्या है, शक संवत है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो वर्तमान में हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, आप घर में देखना जो बाबूलाल कैलेंडर जो रखा हुआ होता है वो कैलेंडर इस पर आधारित होता है, किस पर, शक संवत पर आधारित होता है। उसमें 12 माह होते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो जनवरी फरवरी का जो माह होता है ना वो भी उसमें ही 12 माह होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें हर माह में 30 दिन होते हैं, इसमें 30 और 31 चलते रहते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अभी आप याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का आधार क्या है, शक संवत है और राजा कनिष्क ने उसकी शुरुआत की थी। राजा कनिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। अब भारत के इतिहास संबंधित कुछ और भी जानकारियां हैं। इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि इतिहास में जो पहली घटनाएं हो चुकी हैं वो उसको देखा जाए, खोजा जाए, उसके बारे में जाना जाए। तो वो कौन थे, पहले हेरोडोटस। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी गठन किया गया था भारत में। ठीक है, जो विलियम जोन्स ने बंगाल में की थी, ध्यान रखिएगा। भारत के इतिहास को जानने के लिए अलग अलग कमिटियां, समिति बनाई गई थी, तो उसमें एक समिति बनाई गई थी एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स ने, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में। इसके बाद 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत के इतिहास को जानने के लिए याद रखिए 1861 ईस्वी में। ठीक है, और किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, यहां पर अंग्रेजों के ही नाम आए, कुछ समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे और उन्होंने ही सबसे पहले भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व के जनक के पिता किनको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के प्रमाण तो बहुत काफी पहले से मिलते हैं और होमोसेपियंस ज्ञानी मानव जिसने सबसे पहले बोलने का प्रयास किया था वो 30,000 40,000 ईसा पूर्व की हमको जानकारी मिलती है। 30 से 40,000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग ईस्वी में की बात करें तो मात्र 2026 तक ही हम पहुंचे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, इस प्रकार से भी देखते हैं, वर्तमान में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए एक हमारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हम भारत के इतिहास को पढ़े। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर नॉर्मल भारत के इतिहास अगर सिलेबस में आपको दिया गया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आधुनिक काल है। ठीक है, अगर किसी परीक्षा में यहाँ से अगर मान के चलिए 10 प्रश्न आ रहे हैं तो मैं बता दूं वेटेज जो रहेगा वो 6 प्रश्न यहाँ से रहेंगे, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से और 2 से 3 प्रश्न यहाँ से रहेंगे, इस प्रकार से वेटेज रहता है। तो आधुनिक इतिहास और से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर स्वतंत्रता आंदोलन से, जो भारत को आजाद कराने के लिए अलग अलग नेताओं के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले प्राचीन काल से इतिहास किससे शुरुआत करेंगे, प्राचीन काल से, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, और ये सभ्यता 3000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता की शुरुआत होती है और लगभग 1500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता समाप्त होती है। ये कैसे समाप्त हुआ आज तक भी इतिहास का इसको समझ नहीं पाए हैं, इतनी बड़ी सभ्यता थी। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाती है इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, ध्यान रखिएगा। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता या कैलकुलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। तांबे की खोज सबसे पहले, ऐसा कौन सा धातु जिसे खोजा गया, तांबे को खोजा गया था। लोहे की खोज बहुत बाद में हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में तो हो ही नहीं पाई थी, है ना। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने आर्टिकल लिखा था। देखिए ये सभ्यता क्या हुई थी, दबी हुई थी, है ना। देखिए मैं आपको मैप के अनुसार समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जी। ये देखिए हमारा इंडिया का मैप है और याद रखिएगा यहाँ पर देखिए उसमें तो पूरा भारत था, ये आज ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र चले गया, पाकिस्तान बन गया है ना। 1947 के बाद से ये वाला क्षेत्र था। यहाँ पर देखिए एक नदी प्रवाहित होती है, वर्तमान में भी होती है, इसका नाम क्या है, सिंधु नदी। अभी इसका नाम सिंधु नदी, उस समय ये लोग क्या बोलते थे हमको ये पता नहीं है अभी तक से। सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता बसी हुई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो नामकरण कहां से हुआ है, इस सिंधु नदी के नाम से हुआ है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले या सिंधु घाटी सभ्यता बोले, हम इसी सभ्यता की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस सभ्यता के आसपास अलग अलग शहर बसे, जैसे यहाँ पे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो पर एक पिक्चर ही बनी हुई आपने शायद देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग शहर बसे होते हैं। जैसे आज अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर बसा हुआ है,
रायपुर बसा हुआ है, दुर्ग भिलाई बसा हुआ है, अलग अलग शहर बसे हुए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग शहर बसे हुए थे जो एक दूसरे से व्यापार करते थे। समुद्र के रास्ते से भी दूसरे देशों से व्यापार करते थे, ध्यान रखिएगा, ये भी हमको व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। उस समय तो हवाई जहाज था नहीं, उसकी खोज नहीं हुई थी, लेकिन समुद्री जहाज उस समय खोज उसकी हो चुकी थी और ये दूसरे दूसरे देशों से व्यापार करते थे, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण सबसे पहले कहां से हुआ? तो सिंधु नदी के नाम पर हुआ। सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता बसी थी। अब क्या हुआ था, देखिए ये सभ्यता यहाँ पर इन्होंने लगभग 1500 साल तक इन्होंने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया इस सभ्यता ने, और उसके बाद सभ्यता समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हुई अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। कोई बोलते भूकंप के कारण समाप्त हो गई, कोई कहते हैं कि यहाँ पर आर्य लोग आए और आर्यों ने इन पर आक्रमण करके इनको समाप्त कर दिया, तो कोई बोलते हैं कि इस सभ्यता में देखिए यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश है, 7 अलग अलग नदियों का प्रवाह है, तो उनके प्रवाह में जब वहां पर बाढ़ आया तो पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा अलग अलग मत दिया जाता है अलग इतिहासकारों के द्वारा, कोई क्लियर नहीं है ना। तो ये सभ्यता इन्होंने अपना जीवन जिया और उसके सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन इनके जो साक्ष्य थे, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य बनाए थे, मैं साक्ष्य भी आप लोगों को इमेज दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो साक्ष्य क्या हो गई, यहीं के दबी रह गई। अब जब यहाँ पर अंग्रेज शासन करने आए, है ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने इतिहास जानने का प्रयास किया बहुत सारी सोसाइटी में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ सभ्यता, कुछ ऐसा निर्माण कार्य दिखता था, टूटा फूटा दिखता था, ठीक है। और यहाँ पर एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। रेलवे लाइन का निर्माण करने के समय यहाँ पर जब इन्होंने ये सभ्यता जब ये बसी हुई थी, उस समय इन्होंने अपने घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया था, पक्की ईंटों का, ठीक है। तो पक्की ईंटें जो थी वो यहाँ पर सभ्यता में टूटी फूटी के रूप में पड़ी हुई थी। और जब यहाँ पर रेल लाइन का निर्माण किया गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ की ईंटों का उपयोग कर दिया। बहुत सारे उससे सबूत नष्ट भी हो गए और भी हमको जानकारी उससे मिल सकती थी, ठीक है। तो चार्ल्स मेसन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा, एक पैराग्राफ लिखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सके, कुछ ना कुछ सभ्यता जो बहुत पुरानी थी बसी हुई थी। इस प्रकार से आप देख सकते, देखिए इस प्रकार से ये देख सकते स्पष्ट रूप से यहाँ पर मिट्टी से निर्माण किया गया। इस प्रकार से हमको साक्ष्य मिले, है ना। तो सबसे पहले आर्टिकल किसने लिखा, तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले आर्टिकल लिखा कि यहाँ पर एक सभ्यता बसी हुई, ऐसा लगता है, उन्होंने ये सभ्यता के बारे में कहा था। फिर इन स्थानों का सुव्यवस्थित उत्खनन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। जॉन मार्शल ने एक कमेटी बनाई, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी और अलग अलग फिर क्षेत्रों का खोज किया गया। नामकरण आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा गया। ये तो हम कह के पुकारते, वो उस समय उस सभ्यता को क्या कहते थे हमको क्लियर नहीं है। ये जो मोहनजोदड़ो नाम है, हड़प्पा नाम है, सब अभी के नाम है। उस समय उन वो क्या कहते थे, एक दूसरे के व्यक्ति का क्या नाम था, वो कौन सी भाषा बोलते थे, अभी तक से कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। जैसे आर्यों के बारे में हमको सब पता है, क्योंकि आर्यों ने वेदों की रचना की थी, तो वो संस्कृत में लिखे थे, उन्होंने संस्कृत में निर्माण हुआ वेदों का, तो हमको संस्कृत भाषा समझ में आती है। लेकिन इन्होंने जो लिख के गया अभी तक से हमको समझ में नहीं आ पाया। वो 1921 में, सोचिए ये सभ्यता कितनी साल पुरानी है, 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व के बाद आपका 1 ईस्वी आया, 1 ईस्वी के बाद आया 1921 ईस्वी। समझ में आ रहा है, 1 ईस्वी, 100 ईस्वी, 200, 300, 400, 500 अलग अलग राजा महाराजा आते गए। फिर 1921 में, जब इस समय भी भारत में अंग्रेजों का ही शासन था, ठीक है, उस समय सर्वप्रथम खोजा गया। मतलब लगभग आप देख सकते हैं 5000 साल के बाद इस सभ्यता को खोजा गया। मतलब 1500 से भी अगर आप लेंगे तो लगभग 1500 और इधर 1900, 3500 साल बाद इस सभ्यता को खोजा गया। 1921 में सर्वप्रथम खोज हड़प्पा सभ्यता की हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था। आज से लगभग आप देखेंगे 100-105 साल पहले की बात है। 2021 और 2021 से 1921, 5000 पहले जो सभ्यता दबी हुई थी, है ना, उसके साल सब कब खोजे गए, अभी 100-105 साल पहले ही खोजे गए हैं। क्लियर है। और जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो इतिहासकार भी दंग रह गए। उस समय इतने साल पहले लोग इस प्रकार से कैसे लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे थे, व्यापार करते थे, प्रॉपर घर बने हुए थे, प्रॉपर एक कॉलोनी और प्रॉपर रोड रास्ते, है ना। जैसे आज की जो कॉलोनी बसती है ना, कि हर रास्ता प्रॉपर समकोण पर दूसरे को काटता है, अगल बगल में घर बने हुए होते हैं, घर के बाहर नालियां ढकी हुई थी, सारा चीज उन्होंने बनाया था। तो इस प्रकार से सभ्यता आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन यहां से, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनने की शुरुआत होती है कि ये सभ्यता जो थी कहां से कहां तक फैली हुई थी, याद रखिएगा। तो उत्तर में अगर बात करूं तो यहां पर देखिए मांडा चिनाब नदी, जो जम्मू कश्मीर मांडा क्षेत्र है, वहां तक ये सभ्यता उत्तर की ओर बसी हुई थी। अगर हम इस तरफ बात करें, है ना, पूर्व की ओर बात करें, तो पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक इस सभ्यता के हमको साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद दक्षिण में बात करें, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसका साक्ष्य मिले हैं। और अगर बात करें हम पूर्व की, तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, यहां तक इस सभ्यता के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी, तो इस प्रकार से ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका जो आकार था वो याद रखिएगा त्रिभुजाकार था, ये त्रिभुजाकार में इस प्रकार से फैला हुआ था। यहां पर इसको डिटेल में और बताया गया है।
ये पीडीएफ नोट्स आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और अगर आप इस प्रकार से डिटेल में अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इस बार आप शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना चाहते हैं, अगर सिलेबस की तैयारी अगर आपके सिलेबस के अनुसार नहीं हुआ है तो 80 क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे द्वारा सहायक शिक्षक वर्ग 2 भर्ती के कला संकाय या सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। अब इस सभ्यता के आकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आकार कैसा था? तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, ध्यान रखिएगा। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये जो एरिया था ना, इतना जो इतने एरिया में बसा हुआ था, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसकी काल अवधि, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ हमको लिखा हुआ प्राप्त नहीं हुआ। जो लिखे हुआ तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, और हम अलग से कुछ ऐसा हमको और जानकारी इनके बारे में मिलती नहीं है। तो कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 एक पद्धति है जिसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर मशीन गणना करके बताते कितने साल पहले इनकी सभ्यता रही होगी। तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व इन सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई, उन्होंने माना कि यह सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक रही होगी। इसके बाद जो सामान्य मत है, सामान्यतः जो अधिकतर इतिहासकारों के जो मत है वो ये माना जाता है 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो लगभग 1500 सालों तक ये सभ्यता थी, और ये सभ्यता कैसे अचानक से गायब हो गई वो भी हमको अभी तक से क्लियर नहीं हो पाया है। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, सबसे पहला शहर खोजा था कौन सा? हड़प्पा शहर खोजा था। और उसके बाद दूसरा जो प्रमुख शहर था वो कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो का नाम, जिस पर पिक्चर ही बनी है ना। उसके हीरो कौन है? आपके ये ऋतिक रोशन उसके हीरो है। तो उस पिक्चर को आप देख सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे तथ्यों को ऐसा देखने में लगता है कि ऐड भी किया गया है। तो आप जो यहाँ पे जानकारी बताई जा रही है उसको अच्छे से याद रखिएगा। जुड़वा राजधानी के रूप में अगर पूछा है तो दूसरा शहर कहा जाता है हड़प्पा को। सबसे पहला शहर खोजा गया कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, और दूसरा शहर कौन सा खोजा? उसके बाद मोहनजोदाड़ो। सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। राजधानी कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार भी मोहनजोदाड़ो था, पहले था, बाद में अभी चेंज हो गया है। ठीक है, उसको बताऊंगा मैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था, यहाँ पर बहुत सारे हमको साक्ष्य मिले हैं। तो इस सभ्यता की राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग शहर है यहाँ पर, देखिए, जिसको हमको डिटेल में जिसके बारे में पढ़ना है। एक जो सबसे पहला खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। इसके बाद चन्नूदड़ो, एक व्यापारिक शहर था, चन्नूदड़ो था। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मोहनजोदाड़ो, अलग अलग शहर दिख रहे हैं यहाँ पे धौलावीरा के बारे में पढ़ना है, कालीबंगन है, हड़प्पा है, अलग अलग नदियों के किनारे बसी हुई थी। और मुख्य नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। इसके अलावा लोथल एक बंदरगाह के किनारे शहर था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर लोथल है और यहाँ से बंदरगाह के माध्यम से व्यापार किया जाता था। इसके अलावा कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, रंगपुर, रोपण और सुरकोतला। ठीक है, शहर की संख्या तो बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन हमको उनके मुख्य शहर के बारे में पढ़ना है। अभी भी इसकी खुदाई चली रही, कुछ बहुत सारे नए नए साक्ष्य यहाँ से मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक से जो प्रमुख साक्ष्य हैं उसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इन शहरों के बारे में पढ़ना है। ऊपर के 5-6 उसके बारे में तो बहुत अच्छे से हमको डिटेल में पढ़ना है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वहां से क्वेश्चन बनते बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो शहर हैं। इस प्रकार से ये भारत का मैप है जिसमें शहरों को दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये मोहनजोदाड़ो जो राजधानी थी। इसके अलावा इधर ऊपर हड़प्पा शहर है। इसके अलावा चन्नूदड़ो यहाँ पर है, धौलावीरा है। कुछ जो क्षेत्र हैं वो भारत में वर्तमान में, और वर्तमान में कुछ जो शहर है वो पाकिस्तान में चले गए। विभाजन के बाद कुछ शहर जो थे वो पाकिस्तान में चले गए और वही है अभी भी। अब क्या पता, देखो आ जाए, कुछ भी हो सकता है होने को। तो ये चीज को मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, इस मैप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इस प्रकार से सभ्यता थी, इस प्रकार से हमको साक्ष्य मिले हैं, है ना। और देख स्पष्ट रूप से कितने अच्छे से उन्होंने अपने शहर को डेवलप किया था। 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक निचली स्थल और एक ऊपरी स्थल। ऊपरी स्थल तो ज्यादा आज भी देखेंगे, जैसे किले में आप देखने को जाएंगे तो किला देखना, शहर काफी ऊंचाई में बसा हुआ होता है, जहाँ पे राजा महाराजा लोग शासन करते थे, ताकि वहां से पूरे शहर की निगरानी भी की जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक निचला शहर और एक ऊपरी शहर, है ना, द्विस्तरीय क्षेत्र यहाँ पर पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अभी मैं इनके स्क्रिप्ट को भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही आप लोग को मजा आएगा देखने में, एक कुछ चीज जानने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते। सबसे पहला शहर हड़प्पा शहर 1921 में इस राय बहादुर दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा, है ना,
1921 में खोजा है। क्वेश्चन देखिए यहां से आप कैसे बनेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में हुई? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। सबसे पहले आर्टिकल किसने लिखा? चार्ल्स मैसन ने लिखा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसके अलावा ये रावी नदी के तट पर देखिए, यहां पर मैंने बताया था सप्त सिंधु प्रदेश है, 7 अलग अलग नदियों का यहाँ पर क्या है? समूह है। तो उसमें से एक नदी कौन सी? रावी नदी है। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, वही सिंधु नदी है। तो रावी नदी के तट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी नदी, इसके तट पर यह शहर बसा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था। तो ऐसा नहीं कि सभी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के तट पर बसी थी, ऐसा नहीं था। सिंधु नदी के आसपास बसे होने कारण से इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। तो रावी नदी के तट पर कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है, याद रखना। गिन के 4 राज्य हैं पाकिस्तान में, है ना, उसमें से एक प्रांत कौन सा है? उनका पंजाब प्रांत है। वहां पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और जिला कौन सा आएगा? मांटगोमरी जिला, याद रखिएगा। यहां तक आपको पढ़ना है डिटेल में। इसके बाद विशेष क्या इसके बारे में? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर, दूसरी राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर था, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया? ये हड़प्पा सभ्यता भी अगर बोल दिया आपको तो ध्यान रखना, सबसे पहला शहर खोजे होने की वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर हमको क्या क्या साक्ष्य मिले? देखिए इस प्रकार से एक मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। उस समय के लोग इस प्रकार से मूर्तियां बनाते थे, आप ध्यान रखिए। आज आपको बनाने को कहा जाए तो आप नहीं बना पाओगे, है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर बना सकते हो। लेकिन उस समय लोग इतना डेवलप हो चुके थे, आज से 5000 साल पहले। अन्नागार, ठीक है, धान के कोठार हमको मिले, अन्न को सेफ रखने के लिए यहाँ पर हमको एक अन्नागार के साक्ष्य मिले, याद रखिएगा। इसके अलावा कब्रिस्तान हमको मिला है। 2 प्रकार के कब्रिस्तान थे जिसको नाम दिया गया R37 और H प्रकार के कब्रिस्तान। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से मातृदेवी पृथ्वी देवी की हमको मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से एक देवी की मूर्ति मिली, इसको क्या कहा गया है? पृथ्वी देवी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन से पूछा जाएगा मातृदेवी की मुहर या मातृदेवी की मूर्ति हमको कहां पर प्राप्त हुई है? तो हमको प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। क्वेश्चन यहां से बहुत सारे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर हमको और क्या साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए यहां से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। इस प्रकार से एक तांबे की बनी हुई गाड़ी प्राप्त हुई। तांबे की खोज कर चुके थे, तो तांबे का प्रयोग ये करते थे। यहां से जली हुई ईंटों के आवाज के प्रमाण मिले हैं। मानव धड़ मिला है जो लाल विलो पत्थर से निर्मित है। हड़प्पा से लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ठीक है, स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखा रहा है, मतलब ऐसा माना था कि ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तांबे की बनी इक्का गाड़ी, गेहूं तथा जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे आदि महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मातृदेवी की मुहर जो है उसको या भूदेवी की मुहर को पूछा गया एग्जाम में, कहां से मिला, कब सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कब की गई, किसने की, किसके नेतृत्व में, वहां से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो शहर था वो था मोहनजोदाड़ो। अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहां से बहुत सारे हमको साक्ष्य मिले, बहुत सारे मुहरे मिली है। मैं दिखाऊंगा मुहरे के फोटो आपको, है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पर हमको बहुत सारे ऐसे वो भी मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ वही होता है, जो ये शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है। विशेष यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अद्वितीय शहर के रूप में जाना जाता है, आश्चर्यजनक शहर इसके उसको कहा गया है, इसलिए इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की राजधानी कौन सी थी? तो मोहनजोदाड़ो। अन्य नाम इसको सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध क्षेत्र में होने के कारण से, और नखलिस्तान भी इसको नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस प्रकार से हमको अलग अलग मुहरे यहाँ पे प्राप्त हुई। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमको प्राप्त हुए, जो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर नृत्य करती हुई हमको कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। इस क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है ना। और एक हमको यहाँ पर पशुपति की मुहर प्राप्त हुई, इसको मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर से साक्ष्य और कैसे बनेंगे। देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा लग रहा है इस मूर्ति को देखने से कि ये नृत्य कर रही है ना, नृत्य करते हुए कांस्य की एक मूर्ति है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इस प्रकार से हमको एक साक्ष्य मिला। देखिए इसका ये टुकड़ा आज तक नहीं मिल पाया, हो सकता है टूट कर वो चूरा चूरा हो गया होगा। यहाँ पर और कितनी सारी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी, जिसके बारे में हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। अब ये पढ़ क्यों नहीं पाए? देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो मुहरें हमको प्राप्त हुई है ना, उसमें यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है डिजाइन।
कुछ चीज तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये हाथी का चित्र आपको समझ में आ रहा है, ये शेर का चित्र आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे हिरण है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये बैल है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसको पशुपति की मुहर कहा गया है। पशुपति है ना, मतलब पशुओं के जो प्रमुख पशुपति, जिसको हम शंकर जी भी कहते हैं वर्तमान में, है ना, तो इसको पशुपति कहा गया। यहाँ पर गेंडे का भी चित्र है, क्लियर है। और यहाँ पर कुछ कुछ जानवरों के और चित्र होंगे, लेकिन हमको इसी भाग में मिला है, ऐसे ही मिला है, तो इसलिए अभी तक से हम समझ नहीं पाए कि इसमें और क्या साक्ष्य रहा होगा। अब देखिए इन्होंने जो लिखा हुआ है, इस प्रकार से मुहरें प्राप्त हुई हैं अलग अलग। सबसे ज्यादा मुहरें हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुई है, सॉरी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना, ठीक है। और इनमें जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें देखिए इस प्रकार से हमको कुछ अलग अलग वो मिले हैं। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कुछ चिन्ह आपको समझ में आएंगे, है ना, जैसे ये स्वास्तिक आपको समझ में आ जाएगा ये इसके अलावा बोलोगे सर हेडफोन जैसा दिख रहा है, अलग अलग मुहरों में इस प्रकार से ये फोक जैसा देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये एच है, यहाँ पे छुरी का निशान है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ लिखा है अपने मुहरों के ऊपर में, ठीक है। सेलखड़ी से मुहर बनती थी, एक सेलखड़ी पदार्थ होता है उससे मुहरें बनती थी, इतने छोटे छोटे हाथ में आने के बाद उसमें इतने अच्छे डिजाइन होते थे, अलग अलग जानवरों के डिजाइन होते थे, ठीक है। वो डिजाइन में मैं आप लोग आगे दिखाऊंगा। तो ये कुछ लिख के गए हुए हैं जिसको पूरा विश्व पढ़ने का प्रयास कर रहा है, और सरकार ने इस पर इनाम भी रखा है। तो अगर आपको समझ में कुछ आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, डिकोड कर सकते हैं इसको, और आपको बहुत अच्छा एक प्रकार से सरकार के द्वारा सम्मान भी किया जाएगा, आपको खुद में आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, इतिहासकार बन सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग टॉपिक में आते हैं। ठीक ठीक है, तो सिंध का भाग और नक्सिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब 1922 में, आप इसको सीधा याद रखना, 1921 के एक साल बाद, मतलब है ना, हड़प्पा सभ्यता के एक साल बाद किसे खोजा गया? मोहनजोदड़ो खोजा गया। इसको राखाल दास बनर्जी के द्वारा, उसे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, इसे राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग शहर खोज कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। स्थिति सिंधु नदी के तट पर याद रखिएगा। सिंध प्रांत वो पाकिस्तान के पंजाब में प्रांत में था, वो रावी नदी के तट पे था, ये सिंधु नदी के तट पे था, ध्यान रखिएगा। और जिला लड़काना, उसका जिला क्या था? मांटगुमरी था। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करते हुए पढ़िएगा तो हमको हमेशा याद रहेगा। अब साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कांस्य की मूर्ति हमको प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। मूर्ति किससे बनी थी? तो कांस्य की बनी हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा पशुपति की मुहर, देखिए पशुपति की मुहर है ना, ये वाली मुहर जो आप दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर आपको एक और जानवर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आप लोग को। ये जानवर देखिए, ये जानवर इस प्रकार छोटी छोटी मुहरें जो हाथों में हमारी आ जाती है, इतनी छोटी छोटी मुहरें थी, उसमें इतने अच्छे डिजाइन। और यहाँ पे देखिए एक सिंगी आपको जानवर दिख रहा है जिसका एक सिंग है ना। जैसे यूनिकॉर्न हमें बोलते हैं एक जानवर के बारे में, जो होता तो नहीं लेकिन उसको नाम दिया यूनिकॉर्न, जिसका एक सिंग होता है। तो हो सकता था कि उस समय रहा हो ये जानवर, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर नहीं है कुछ भी, है ना, तो साक्ष्य तो हमको मिले नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मुहर के ऊपर कुछ उन्होंने इस प्रकार डिजाइन लिखा हुआ है, इसी को अभी तक से हम नहीं पढ़ पाए हैं क्या कहा है उन्होंने। कुछ बोलते कि इधर से इसकी लिखने की शुरुआत थी, कुछ बोलते कि इधर से लिखने की शुरुआत थी, तो कुछ बोलते कि भाव चित्रात्मक लिपि, लोगों ने अपने एक्सप्रेशन को बताया हुआ है, इस प्रकार से कहा जाता है। तो एक पशुपति की हमको मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है। एक योगी की मूर्ति हमको प्राप्त हुई, जो जिस प्रकार से दिख रहा है कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। यहां पर से क्वेश्चन ये भी पूछा है कि पशुपति की मूर्ति जो प्राप्त हुई उसमें कौन से जानवर का चित्रण नहीं था। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते, सोच सकते हो आप, है ना। फिर इसके अलावा विशाल अन्नागार, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया, विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहां मिले हैं? अन्नागार हमको मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं और इसमें भी मिले, हड़प्पा भी मिले, ध्यान रखें। लेकिन विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ठीक है, मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है भाई विशाल स्नानागार को। एक बहुत बड़ा हमको स्नानागार मिला है जहां पर लोग सामूहिक रूप से, हो सकता है कि वहां पे स्नान करते रहे होंगे। ऊपर वाले बैल की आकृति युक्त मुहरें हमको प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा पक्की ईंटों का प्रयोग ये करते थे। मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले और वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। मेरे पास गेहूं है और आपके पास कुछ और चावल है, तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया अपनी जरूरत के हिसाब से, ये वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो ये हमको प्रमुख प्रमुख साक्ष्य मिले, याद रखिएगा। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये हमको कहाँ मिले हैं? आपका मोहनजोदाड़ो में कुएं के भी साक्ष्य हमको मिले हैं। इसके अलावा पशुपति की मुहर, योगी की मूर्ति और नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता से हमको प्राप्त हुए, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम इतना बात कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लिखे गए तुमको पता नहीं है है ना। अब इसके अलावा चन्नू धड़ो,
1931 में 10 साल बाद गोपाल मजूमदार के द्वारा, है ना, ननी गोपाल मजूमदार, एनजी मजूमदार भी आप शॉर्ट में कहीं पे देखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, इन्हीं का ही नाम है एनजी मजूमदार, ननी गोपाल मजूमदार। स्थिति सिंधु नदी के तट पर यह भी सभ्यता बसी हुई थी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर याद रखना, क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन सा था, तो चन्नू दड़ो था, याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये इसलिए कहा गया कि यहाँ पर हमको उद्योग के साक्ष्य मिले, उद्योगों के साक्ष्य मिले। चन्नू दड़ो एकमात्र पूरा स्थल था जहां पर वक्राकार ईंटें हमको मिली हैं, वक्र के साइज की इस प्रकार से घुमावदार ईंटें हमको प्राप्त हुई हैं। यहां पर हमको क्या प्राप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट, मनका एवं गुड़िया निर्माण के कारखाने के अवशेष हमको मिले हैं, ठीक है। बड़े बड़े मोती के दाने, मोती के बड़े दानों को कहा जाता है मनका और गुड़िया कहा जाता है, इसके निर्माण किए जाते थे, उसके हमको उद्योग के साक्ष्य मिले यहाँ पे। बाजार के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। तो आज 5000 साल बाद भी ये साक्ष्य लिपस्टिक वाला साक्ष्य है, और उस समय भी लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। सजना संवरना कभी खत्म नहीं हो सकता। ईंटों पर कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान, वो आजकल होता है ना, कहीं पर निर्माण कार्य होता है, रोड का निर्माण होते रहता है और हम लोग जाके बड़ा सा दिल बना देते हैं, नाम लिख देते हैं। वैसे समय जब ईंट का निर्माण किया जाता हो सकता है कि वहां पर कुत्ते बिल्ली लोग चल दिए होंगे उस ईंट के ऊपर में, उनका पैर के निशान यहाँ पर आ गए, तो वो साक्ष्य हमको यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है लोथल। 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई। स्थिति भोगवा नदी के तट पर, जिला अहमदाबाद गुजरात में। प्राप्त साक्ष्य हमको यहाँ पर लोथल सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, याद रखिएगा, मैंने बताया था गुजरात से में है ये। अब यहाँ पर शहरों के नाम भी याद रखने, ठीक है, जो ये अभी तक से हम लोग देख रहे थे वो सब पाकिस्तान में प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना हमको भारत में प्राप्त हुआ था। लोथल जो था वो भोगवा नदी के तट पर, अहमदाबाद गुजरात में, जिला अहमदाबाद गुजरात राज्य में ये स्थित था, ध्यान रखिएगा। 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा इस शहर को खोजा गया। इस बंदरगाह से मिस्र और मेसोपोटामिया, याद रखिएगा, उस समय हमारी समकालीन सभ्यता थी मिस्र और मेसोपोटामिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनसे ये व्यापार करते थे, ध्यान रखिएगा। शिपयार्ड, नाव, गोदी बाड़ा, मतलब एक प्रकार से पार्किंग, जहाज के लिए बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई जाती है ना, ताकि जहाज को तो हम जमीन पे ला नहीं सकते, पानी में ही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉपर एक पार्किंग बनाई ताकि जहां पे गहरा हो जहाज वहां पे रुक सके। तो शिपयार्ड, नाव, गोदी बाड़ा के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। धान की भूसी के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। फारस की खाड़ी की मुहर हमको मिली है, क्योंकि व्यापार करते थे तो हो सकता था कि मुहरों का प्रयोग करते रहे होंगे व्यापार के लिए, तो उसके हमको एक व्यापार के मुहर, फारस की खाड़ी के मुहर के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान, 200 संस्कार, एक साथ 200 को संस्कार करने का, अंतिम संस्कार करने के भी हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग शहरों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, याद रखिएगा। इस प्रकार से जानकारी कब खोज की गई, किसके द्वारा की गई, कहां पर, कौन सी नदी के तट पर, और क्या क्या हमको वहां पे साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? तो इस क्लास में देखिए हम लोगों ने पूरा स्टार्टिंग कहां से किया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किस प्रकार सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसका नामकरण, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं आप लोग को डिटेल में करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं डिटेल में, इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। सबसे पहले तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी 80 क्लासेस के द्वारा करवाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो 5000 पद आने वाला है उसकी संपूर्ण तैयारी, वर्ग 1 की तैयारी, वर्ग 2 की तैयारी विषयवार, या वर्ग 3 शिक्षक भर्ती, शिक्षक, सहायक शिक्षक की, व्यायाम शिक्षक, पीटीए और प्रयोगशाला, इन सब की तैयारी करवाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। डिटेल में सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कराया जा रहा है, जो नया सिलेबस उसके अनुसार पढ़ाई कराई जा रही है। इसमें पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, क्लास टेस्ट, ये सब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन आप बिलासपुर में आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 कला संकाय के लिए आपका सामाजिक विज्ञान जो है, सोशल स्टडी, इसके लिए कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, जिसका अभी एक क्लास आपने ज्वाइन किया, भारत का इतिहास, ठीक है। डिटेल में भारत के इतिहास, भारत के संविधान, अर्थव्यवस्था, इस सब की क्लास कराई जा रही है, ठीक है। सीडीबी की क्लास भी आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश की सबकी क्लास आपको मिलेगी, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास हो रही है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों उपलब्ध रहेगा अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स की सुविधा मिलेगी, इस प्रकार से पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास नोट्स भी आपसे बनवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज और क्लास टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सैटरडे हर सैटरडे हमारा क्लास टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस का आपको टेस्ट सीरीज भी लास्ट में दिया जाएगा, ताकि आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर कर सके। क्लियर है? तो एक अच्छे से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे द्वारा तैयारी कराई जा रही है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन टीम है, विषय विशेषज्ञों की टीम है, जो अपने अपने विषय में बहुत ही महारत है, बहुत ही अच्छा उनको नॉलेज है, ज्ञान है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वर्ष शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना पोस्ट लेना चाहते हैं,
तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आप शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिलेबस वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की है सिलेबस पर, और कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है इस भर्ती परीक्षा के लिए, उस पर भी मैंने चर्चा की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सिलेबस को देख लीजिएगा। और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका परचेस लिंक भी नीचे दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिए गए नंबर पर भी कॉल करिए, आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सभी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये मनोकामना है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, और आप सभी इस वर्ष जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें पास होएं और अपना पोस्ट ले। थैंक यू, धन्यवाद।